Good morning, guys. Today we are going to talk about IP MAT Indore 2025 paper, in which there were 15 questions and general prediction which is coming down, that is like you should attempt कुछ 8-9 क्वेश्चन अटेम्प्ट विद एन एक्यूरेसी ऑफ 80%. मैं ये मानता हूँ बीइंग अ टीचर नो स्टूडेंट कैन स्कोर 80 से परसेंट प्लस 90% एक्यूरेसी. देयर आर रेयर स्टूडेंट हु कैन गेट 100% एक्यूरेसी. आउट ऑफ 100 में भी एक या दो बच्चों की 100% एक्यूरेसी आती है. इसलिए टू क्लियर द कट ऑफ ऑफ एसए सेक्शन विच जनरली यूज्ड टू बी 16-20 मार्क्स के बीच में, अगर आप चाहते हैं 20-24 इस तरीके चाहते हैं तो यू शुड अटेम्प्ट 8 to 10 क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन. तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि कैसे हमें इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चाहिए. ये 40 मिनट का पेपर होता है जिसके अंदर आपके पास 15 क्वेश्चन होते हैं. देयर इज ऑलमोस्ट आई वुड से देयर आर 40 मिनट. तो सबसे पहले आप समझे कि सेक्शन को डिवाइड कैसे करना चाहिए. तो आई विल गिव 5 मिनट टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस व्हिच आई शुड सॉल्व. मैं 5 मिनट उन लोगों को दूंगा, उस सेक्शन पे दूंगा जहां पे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस बन जानी चाहिए. एंड देन देयर आफ्टर आई विल सिलेक्ट एटलीस्ट 8 to 9 क्वेश्चन इन माई सेट. इस 15 में से मैं 8 से 9 क्वेश्चन सिलेक्ट करूंगा जिसको मैं सॉल्व करके आंसर लाने की कोशिश करूंगा. और वही एजेंडा में हर बच्चे को समझाता हूं कि इन 15 क्वेश्चन में से अगर आप 8-9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो जिसमें से आपके 80% भी आती है, 6 भी सही जाते हैं, तो यू स्कोर 24-25 मार्क्स विच इज मोर देन सफिशिएंट टू गेट इनटू IIM इंदौर. बट इस बार के पेपर में एक ड्रास्टिक चेंज आया था एसए के पेपर के अंदर. वो ये आया था कि देयर वर क्वेश्चंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इन एसए. इसीलिए यहाँ पे आपका कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे जो कि बहुत इजी थे. जो क्रैक कर पाया उसको, उसके लिए पेपर बहुत आसान हो गया. जो क्रैक नहीं कर पाया उसके लिए पेपर बहुत डिफिकल्ट हो गया. तो चलिए हम सबसे पहले पेपर को देखते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए विल मूव टू द पेपर एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट थिंग. तो सबसे पहले क्वेश्चंस को देखते हैं हम. तो इफ आई टॉक अबाउट द क्वेश्चंस, the first question which comes to my screen is number of factors that are perfect square. मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, इसको मुझे मार्क करना है. I can do this question, so I'll take my first, this question I'm going to do it, and this question I'm going to do it with my 100% accuracy. ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, इसको मैं 100% accuracy से करना चाहूंगा. इसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ता हूं. एंड सेकंड क्वेश्चन टॉक्स अबाउट व्हाट? द सेकंड क्वेश्चन इज ऑल अबाउट अ लॉजिकल रीजनिंग केस. मैंने ये केस पहले से पढ़ रखा है. अगर आपको लगता है गिव 1 minute or 2 minutes to read this question, whether you can solve it or not, you will be able to understand. इस पर डिपेंडेंट 3 क्वेश्चन आए थे. तीनों क्वेश्चन इजीली अगर क्रैक हो गए तो हम कर सकते हैं. फिर अगला क्वेश्चन आया, लेट mn be the positive integer such that this is equal to 200. कुछ लोगों को ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मुझे लगता है बीइंग अ टीचर आई शुड नो एवरी क्वेश्चन. तो ये सॉल्व करने का है, लेकिन फर्स्ट गो में आप चाहें तो उसको लीव भी कर सकते हैं. आप ऑब्जेक्टिव दिमाग में रखिए, आपको 7 क्वेश्चन छोड़ने हैं. हम 4 सिलेक्ट कर चुके हैं और अभी भी हमारे पास में ऑप्शन है क्वेश्चंस को छोड़ने का. अभी हमने एक ही क्वेश्चन छोड़ा है. फिर उसके बाद में दिस इज अ क्वेश्चन ऑन लॉग. लॉग अगर आपको आता है, ये क्वेश्चन रिपीटेडली दिख रहा है कि लॉग की कुछ सीरीज एपी में है, कुछ सीरीज जीपी में है, तो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा. तो मेरे को लगता है ये क्वेश्चन आई शुड अटेम्प्ट. पर 90% लोग जो अर्थमेटिक फोकस करके आते हैं वो लोग इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लॉग डिफिकल्ट लगता है. उन्हें क्या लगता है? लॉग इज डिफिकल्ट. आगे बढ़ रहा हूं मैं इसी के साथ में. अगला क्वेश्चन देखते हैं. A team takes in a part in a tournament where each team plays against every other team. अब कुछ क्वेश्चन पढ़ के मुझे समझ में आ रहा है कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन व्हाट? दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. मेरा हैंड अच्छा है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, पर क्वेश्चन बहुत इजी है. इट कैन बी इजीली सॉल्व. तो अगेन वन मोर सिलेक्टेड. पॉलिनोमियल रिमाइंडर थ्योरम मस्ट बी अटेम्प्टेड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है. इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो पॉलिनोमियल के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने की बात कर रहा है रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके. फिर इसके बाद में आता है मोनिका, 18 ईयर ओल्ड, 1/3 ऑफ एज. नॉर्मल लीनियर इक्वेशन बना के क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है. अगेन मस्ट बी अटेम्प्टेड. तो अगर हम देखें तो अभी तक 7 क्वेश्चन हम ऐसे ढूंढ चुके हैं जो कि मस्ट बी अटेम्प्टेड थे. बहुत इजी बात कर रहा हूं. पहला क्वेश्चन फैक्टर का, 3 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के, 4. 5वां क्वेश्चन आपका फैक्टर थ्योरम का आया था वो. 6ठा क्वेश्चन आपका आ गया ये एज वाला, और उसके बीच में एक क्वेश्चन लॉग का था, वो ऑप्शनल था, आप चाहें तो सिलेक्ट करें या ना करें. उसके पहले एक इंटीजर का था, वो भी आप चाहें तो सिलेक्ट ना करें. तो भी वी हैव गॉन टू वन ऑफ मोस्ट क्वेश्चंस. अनदर क्वेश्चन, मोस्ट लॉजिकल क्वेश्चन आई वुड से. इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉग पे बेस्ड है. अगर थोड़ा सा लॉग आता है तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं. आगे बढ़ता हूं. 10 में से अभी हम 7 सिलेक्ट कर चुके हैं. ज्योमेट्री का क्वेश्चन है. अगर आप थोड़ा सा दिमाग लाएंगे तो शायद ज्योमेट्री का क्वेश्चन आप कर सकते हैं.
डूएबल नॉट डूएबल आपको जज करना है। आगे बढ़ रहा हूं, इंग्लिश एग्जाम, मैथ्स एग्जाम, अगेन इक्वेशन बेस्ड। थोड़ा सा मेरे को क्वेश्चन पढ़ने के बाद में लगा था कि थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप इसको कर सकते हैं। अभी भी मेरे 5 क्वेश्चन ही छूटे हैं आउट ऑफ 12 क्वेश्चन, 7 में अटेम्प्ट कर चुका हूं। अर्पिता निकिता वर्किंग टुगेदर, टाइम एंड वर्क पे बेस्ड क्वेश्चन है, शुड बी अटेम्प्टेड। तो मेरे को लगता है अगर टाइम एंड वर्क की थोड़ी सी आपको कैपेबिलिटी है, थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग है, तो क्वेश्चन हल्का सा ट्विस्ट खेलता है लेकिन आंसर आ सकता है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन हमने देखा था जो एज वाला था, हमने देखा था ये मोनिका, ये 2 क्वेश्चन मुझे लगता है गलत है, इसके लिए हमें ऑब्जेक्शन रेस करना चाहिए। ऑब्जेक्शन रेस करने की टाइमिंग अभी आपके पास में है, आप कल शाम तक शायद इसको ऑब्जेक्शन को रेस कर सकते हैं। शायद 22 मई 2025 शाम को 5 बजे तक ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे के अंदर 2 क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन रेस करना चाहिए। पहला क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं ये एज वाला क्वेश्चन है, इसमें रेस करना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं वो बता रहा हूं मैं आपको टाइम वाला, ये वाला, इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन रेस करना चाहिए। जब हम सोल्यूशन देखेंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे आपसे कि क्यों हमें इन दोनों क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन रेस करना चाहिए। तो प्लीज मेक अ नोट, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करेंगे हम अभी। वी हैव ऑलरेडी रीच्ड टू अ क्वेश्चन नंबर ऑफ 14, ये आ गया आपका 14th क्वेश्चन। थोड़ा सा ट्रिकी है, मेरे ख्याल से छोड़ देना चाहिए, या अकॉर्डिंग टू मी बता रहा हूं, या एज ए स्टूडेंट मैं आपको फील करके बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन आप शायद छोड़ सकते हैं। तो भी आपके 7 से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके हैं। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा अगर आपको पता है व्हाट इज मैट्रिसेस यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट की तरफ मैं यहां से दिख रहा हूं, 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं, अगर 2 गलत भी जाते हैं तो भी आई कैन स्कोर 24 मार्क्स। पर पैनिक बच्चे को क्या होता है, जब वो देखता है पेपर में कि 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे, 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो उसका पैनिक बन जाता है। तो उस पैनिक को रिड्यूस करने के लिए आप दिमाग में सेट करके चलिए आपको 7 क्वेश्चन छोड़ने ही है पेपर में। अगर इस तरीके से आप पेपर को देखेंगे तो पेपर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे हो, टेंस हो रहे हैं, तो प्रेशर आप पे बढ़ते जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए कि इस पेपर के अंदर 24-25 द हाईएस्ट कट ऑफ इन माय हिस्ट्री। जब से आईआईएम का इंदौर का पेपर स्टार्ट हुआ है, 15 क्वेश्चन अगर ऐसे में आ रहे हैं तो 24 या 25 नंबर का 24 नंबर का कट ऑफ आना इज द हाईएस्ट कट ऑफ विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। अभी भी कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है, ये टेंटेटिव कट ऑफ है जो हम लोग सब प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 24 नंबर तक आ सकता है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 24 नंबर बोल रहा हूं, अगर दूसरी कैटेगरी के लिए बात करेंगे तो और कम हो सकता है। आई एम नॉट कमेंटिंग दिस इज गोइंग टू द एक्चुअल कट ऑफ, बट दिस इज द टेंटेटिव कट ऑफ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। तो इस बात का ध्यान रखें। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना थे। तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3 to the power 5, 5 to the power 8 एंड 7 to the power 2। तो अगर इसको मैं सॉल्व करने की बात करता हूं तो ये क्या बोल रहा है, परफेक्ट स्क्वायर्स चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, जिनकी पावर होती है 0, 2, 4, 6 और 8। तो मैं ऑप्शंस गिनता हूं। 3 की पावर 5 में कितने ऑप्शंस है, तो पहला ऑप्शन है 0, फिर 2 है, फिर 4 है। 6 आ सकता है क्या यहाँ पे, नहीं आ सकता है। तो 3 के लिए कितने ऑप्शन है, 3। 5 के लिए कितने ऑप्शन है, 0, 2, 4, 6 और 8। कितने ऑप्शन बने, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 ऑप्शन बने। और 7 के लिए कितने ऑप्शन बनेंगे, 0 और 2, कितने ऑप्शन बनेंगे, केवल 2। तो व्हाट आई नीड टू डू इज, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, यहाँ पे 5 ऑप्शन है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, इनको मल्टीप्लाई कर देते हो। 3 इंटू 5 इंटू 2, तो 15 2 इज 30। दैट इज द करेक्ट आंसर। आप ध्यान से चेक कर लीजिए, 30 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इजीली डूएबल विद इन 1 मिनट। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है कि परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें केवल इवन पावर्स को काउंट करना होता है, इंक्लूडिंग 0। ध्यान रखिएगा, परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हमें इवन पावर को काउंट करना पड़ता है, विच इज इंक्लूडिंग 0। और शायद ऐसे क्वेश्चन मेरी क्लास की नोटबुक के अंदर मैंने कई बार बच्चों को कराए, हमारी वर्कशीट के अंदर ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो आई गेट अ क्वेश्चन ऑफ एलआर। अब एलआर का क्वेश्चन क्या बोलता है, 5 टीम ABCDE each consisting of 15 members are going on expeditions, 5 different locations, each team includes members from different skills। आप ध्यान रखिएगा इस वर्ड को, वर्ड इज व्हाट, लोकेशन। ये कोई काम का नहीं है क्योंकि आगे लोकेशंस का नाम नहीं दिया हुआ है। बट देयर आर पीपल फ्रॉम बायोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट एंड एक्सप्लोरर्स। However, the number of members from each skill set varies by the team in each member and only one specialty। एक आदमी के पास में एक ही स्पेशलिटी आएगी, 2 स्पेशल चीज वो नहीं कर सकता है। तो एक व्यक्ति या तो वो बायोलॉजिस्ट होगा या जियोलॉजिस्ट होगा या एक्सप्लोरर होगा। एंड द टोटल नंबर ऑफ बायोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट एंड एक्सप्लोरर्स आर इक्वल। ये भी बता दिया है हमें कि टोटल नंबर ऑफ बायोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट और एक्सप्लोरर्स आर इक्वल। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक चार्ट बनाना पड़ेगा। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है, ABCDE
बायोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, जो भी था ई से, टोटल में सबके 15 है तो टोटल हुए 75। लेकिन ये भी दिया हुआ है कि इनका टोटल सेम है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 25, 25 एंड 25। Now reading the more data from the question, I can say every team has at least 2 members in each of the 3 skill set. तो ये बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे हर एक की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 2 तो होगी ही होगी। 2 is the minimum value in each set. ध्यान रखिए, 2 is the minimum value given for each set. Please remember this. 2 हमें हमेशा मिनिमम वैल्यू सबके लिए बताई गई है। Second point, team C and D have 6 biologists and team A has 6 geologists. तो team A and B, C and D have 6 biologists. तो C and D के पास में 6 biologists है, यहाँ पे भी 6 biologists है, और टीम A के पास में 6 जियोलॉजिस्ट है। तो टीम A के पास में कितने जियोलॉजिस्ट हैं, 6, तो ये 2 तो कैंसिल हो गया यहाँ पे। अब ध्यान रखिए, आपको टोटल 25 बनाना है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है। आगे बढ़ता हूं, एवरी टीम एक्सेप्ट A हैज मोर बायोलॉजिस्ट देन एक्सप्लोरर्स। तो ये बोल रहा है यहां पे बायोलॉजिस्ट की वैल्यू ज्यादा है देन एक्सप्लोररिस्ट से, लेकिन एक्सेप्ट टीम ए को छोड़ के हर जगह बायोलॉजिस्ट की वैल्यू ज्यादा है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, टीम ए को छोड़ के बाकी सब जगह। तो मैं यहाँ पे टीम ए के आगे स्टार भी लगा दिया, एक एरो भी बना दिया है, मेरा पर्सनल नोटेशन है, आप चाहें जैसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद में अगले लिखा है द नंबर ऑफ एक्सप्लोरर्स इन ईच टीम इज डिस्टिंक्ट एंड डिक्रीजेस इन ऑर्डर फ्रॉम ए टू डी टू ई। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि इसका जो टोटल है वो डिक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग होने के साथ साथ टोटल कितना आना चाहिए 25, और डिक्रीजिंग भी होना चाहिए, और मिनिमम वैल्यू कितनी होना चाहिए 2। मिनिमम वैल्यू कितनी होना चाहिए 2। तो अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूं इक्वली, तो सेंटर मोस्ट वैल्यू 5 होगी, उसके ऊपर 6 आएगी, इसके नीचे 4 आएगी, फिर 3 आएगी, और ऊपर क्या आ सकती है 7। ये पहला ऑप्शन मेरे हिसाब से बनता है। और इसके अंदर मैं अगर नोटिस भी करता हूं तो मुझे ये भी समझ में आता है कि इससे ज्यादा आदमी मुझे काय में चाहिए, बी में चाहिए। कितने चाहिए, काय में चाहिए, बी में बायोलॉजिस्ट के वैल्यू जो है वो 6 से ज्यादा आएगी। किससे ज्यादा आएगी, 6 से ज्यादा आएगी। अगर 6 से ज्यादा रखनी है मुझे, तो वो वैल्यू क्या बन जाएगी, दैट वैल्यू विल बिकम 7। एटलीस्ट 7 तो रखना ही पड़ेगा मुझे। और अगर मैं एडिशन देखता हूं बी के लिए कि बायो में 7 आ गए, तो जियो में कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। तो मैं इससे बड़ी वैल्यू नहीं रख सकता हूं यहाँ पे। आई कैन नॉट राइट 7 ओवर हियर। तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल यहाँ पे जो है वो क्या है 6, और उससे छोटी रखने के बाद मैं अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाऊंगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगी, तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो दिस माई वैल्यू विल बिकम 7, 6, 5, 4 and 3. Now the case is almost done. कैसे डन है, आगे बढ़िए। आखिरी लाइन क्या लिखी हुई है, केस में लिखा हुआ है द नंबर ऑफ एक्सप्लोरर्स इज डिस्टिंक्ट एंड डिक्रीजिंग फ्रॉम ए टू सी। चलिए, केस में अब कुछ नहीं बचा था। पहली चीज 6 और 7 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, 6 और 7 13 हो गई, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 2। यहाँ से बड़ी वैल्यू चाहिए, और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी है 2, तो 6 और 2 8, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है 7, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 2, जो मैंने केस कंसीडर करा था। आगे देखता हूं 6 और 5 क्या होता है 11, टोटल कितना है 15, तो यहाँ क्या आएगी 4। 6 और 4 10, यहाँ पर टोटल 15 है, तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी 5। इसके बाद में यहाँ पे हम बात करते हैं 7 2 9, 9 6 15, 15 6 21, तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी 4। यहाँ पे देखते हैं 6 2 8, 8 + 4 = 12, 12 + 5 = 17, 17 से यहाँ बनाने के लिए क्या आएगी वैल्यू 8। तो अगर आप टोटल लगा के चेक करते हैं तो यहाँ पे भी एडिशन कितना आ रहा है 15। मेरा टेबल कंप्लीट हो गया है। थोड़ा पेशेंस के साथ में सॉल्व करेंगे तो टेबल कंप्लीट होगा, अदरवाइज ये टेबल कंप्लीट होना पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। शायद एक हिट एंड ट्रायल और लग सकता था, बट सबसे बड़ा क्लिक इस पूरे क्वेश्चन में ये वैल्यू को डिसाइड करना था। अगर ये आप एक बार में गो करके सही कर सकते हैं तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं। पहला क्वेश्चन अगर मैं देखता हूं, द नंबर ऑफ बायोलॉजिस्ट इन टीम ई इज, तो बायोलॉजिस्ट इन टीम ई इज 4। तो फॉर दिस क्वेश्चन माय आंसर वुड बी व्हाट 4। For this question, my answer would be what 4. Second question, then I have only used my 5 minutes to select, 1 minute for the first question and 5 minutes for the next. 11 मिनट में 2 क्वेश्चन कर चुका हूं मैं अभी तक। अगर मैं ढंग से भी कर रहा हूं तो 11 मिनट में 2 क्वेश्चन मैं कर चुका हूं, बल्कि 2 नहीं कर चुका हूं, 2 से ज्यादा कर चुका हूं। कैसे कर चुका हूं, अगले 2 क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुके हैं। Another question says the median number of biologists across the 5 team. अब मीडियन का मतलब क्या होता है, सेंटर मोस्ट वैल्यू।
सेंटर मोस्ट वैल्यू कौन सी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे छोटी है 2, फिर है 4, फिर 6, फिर 6 और फिर 7, तो बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है मेरी, अगर मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता हूं 2, 4, 6, 6, 7, सेंटर मोस्ट वैल्यू क्या है मेरी 6 है, तो माय मीडियन इज व्हाट 6। तो एक क्वेश्चन और मेरी तरफ से डन होता है, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी व्हाट 6। ध्यान रखिएगा 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके हैं मेरे, आपको टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपके ऑलरेडी 11 मिनट में हो चुका है। द नंबर ऑफ टीम्स हैविंग मोर जियोलॉजिस्ट देन बायोलॉजिस्ट इज, तो नंबर ऑफ टीम हैविंग मोर जियोलॉजिस्ट देन बायोलॉजिस्ट इज, क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ टीम हैविंग मोर जियोलॉजिस्ट देन बायोलॉजिस्ट इज, कितनी टीम है ऐसी जिनके पास बायोलॉजिस्ट कम है जियोलॉजिस्ट से, तो आई वुड से दिस इज माय फर्स्ट टीम, यहाँ पे जियोलॉजिस्ट 6 हैं, यहाँ पे बायोलॉजिस्ट 2 हैं, उसके बाद में यहाँ पे तो कम है, यहाँ पे भी कम है, यहाँ पे एक और दिख रहा है मुझे, तो देयर आर 2 टीम्स इन विच जियोलॉजिस्ट आर मोर देन दी बायोलॉजिस्ट, तो यहाँ पे हमारा दूसरा आंसर एक और आ चुका है। तो वी हैव डन ऑलमोस्ट हाउ मेनी क्वेश्चंस, वी हैव डन ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2। तो नंबर ऑफ टीम्स की बात करी है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 2 आंसर आएगा। मेरे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी तक मैंने 11 मिनट इन्वेस्ट करे हैं, जिसमें 5 मिनट मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट करने में डिवोट कर दिए थे। बट पेशेंस इज इंपॉर्टेंट, पेपर में अगर पेशेंस नहीं है तो आप शायद ना कर पाए। अगला क्वेश्चन, इफ m and n are 2 positive integers such that 7m plus 11n is equals to 200, तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज एक चीज पता होना चाहिए, एक सिंगल इक्वेशन के सोल्यूशन निकालने के लिए प्रोसेस क्या होता है। सिंगल इक्वेशन 2 वेरिएबल प्रोसेस निकालने के लिए, सोल्यूशन निकालने के लिए प्रोसेस क्या होता है, ये क्लियर होना चाहिए। अगर आप चाहें तो एक बात मैं आपको याद दिला देता हूं, ऐसी इक्वेशंस में दोनों प्लस की हैं, तो ये अगर 7 से इंक्रीज होगा वैल्यू तो ये 11 से डिक्रीज होगा, ये गोल्डन रूल है इस लीनियर इक्वेशन का। अगर सिंगल वेरिएबल दिया हुआ है, डबल वेरिएबल दिया हुआ है सिंगल इक्वेशन में, तो हम ये बोलते हैं कि इस n की वैल्यू अगर 7 से इंक्रीज होगी तो इस n की वैल्यू 11 से डिक्रीज होगी, अपोजिट कोफिशिएंट से। ध्यान रखिएगा किससे होगी, अपोजिट कोफिशिएंट से। ये 11 से अगर बढ़ेगी तो ये 7 से गिरेगी, और अगर ये 11 से गिरेगी तो ये 7 से बढ़ेगी। ध्यान रखिए दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स, सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पहला आंसर निकालना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्या निकालना इंपॉर्टेंट है, पहला आंसर। पहले ही ये क्वेश्चन हम छोड़ चुके हैं, तो भी वी आर ट्राइंग दिस टू सॉल्व हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अगर मैं m की वैल्यू अजम्पशन से 1 डालता हूं तो 1 डालने पे इधर आएगा 193, क्या ये 11 से जा रहा है, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें तरीका ये बताना चाहूंगा आपको, इंस्टेड ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ m ट्राई टू पुट वैल्यू ऑफ n, क्योंकि n की 7 वैल्यू में से एक वैल्यू आएगा ही आएगा आपका सोल्यूशन। तो आपने n की वैल्यू अगर 0 रखी तो आंसर नहीं आ रहा है, आपने n की वैल्यू 1 रखी, 11 माइनस कर दीजिए तो क्या बचेगा 189, क्या ये 7 से डिविजिबल है, 7 2 14 और 27, यस इट इज डिविजिबल। आई गॉट माय फर्स्ट सोल्यूशन, n की वैल्यू 1 डालने से ही मेरा कौन सा सोल्यूशन आ गया है, पहला सोल्यूशन। मैंने क्या करा है, मैंने लिखा 7m प्लस 11n इज इक्वल टू 200, n की वैल्यू 1 डाली है तो 7m प्लस 11 इज इक्वल टू 200। अब 7m इज इक्वल टू 200 माइनस 11 दैट इज 189, और m इज इक्वल टू 189 डिवाइडेड बाय 7, 7 2 14, 49 का 7, तो m की वैल्यू हो गई 27। तो जब n 1 है m कितना है 27 है, तो ये मेरा पहला सोल्यूशन आ चुका है। अब मैं इसको डिक्रीज तो नहीं कर सकता हूं, अगर इसको मैं 7 से डिक्रीज करूंगा तो -6 आएगा, विच इज नॉट फिजिबल फॉर माय सोल्यूशन, क्योंकि मुझे केवल कौन सी वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसको मैं 7 से बढ़ाता हूं, तो 7 से बढ़ाने पे 8 आएगा, ये 11 से डिक्रीज हो जाएगा, ये क्या होगा 11 से डिक्रीज हो जाएगा, तो दैट बिकम्स व्हाट 16। ध्यान रखिएगा अगला सोल्यूशन, इसको 7 से फिर बढ़ाया तो यहाँ पे क्या आ गया है 15, और यहाँ पे 11 से डिक्रीज करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। अब मुझे चाहिए कि m प्लस n मिनिमम क्या हो, अभी और बढ़ा के देखता हूं, 15 को 7 से ऐड करेंगे 22 आएगा, 11 जाएगा 5 में से तो -6 आएगा, ये वाला भी केस पॉसिबल नहीं है। तो अल्टीमेटली इस पूरे क्वेश्चन में कितने केस पॉसिबल हुए, 3 केस पॉसिबल हुए। पहले वाले के लिए m प्लस n की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, तो पहले वाले के लिए m प्लस n की जो वैल्यू है वो आ रही है आपके लिए 28, 16 और 8 से दूसरे के लिए आ रही है 24, और तीसरे से आ रही है 20। तो m प्लस n की 3 वैल्यू पॉसिबल है, फर्स्ट इज 28,
second is 24 और third is 20 and what they are asking me what is the minimum value, तो इन तीनों में से minimum कौन सी है 20, तो my answer for this question will be 20. What is more important, आपको concept याद होना चाहिए, fundamental याद होना चाहिए, that's all is required to solve this question. Again I would say concept याद नहीं होता है बच्चों को, concept is not clear in their mind, तो उस कारण कई क्वेश्चन छूट जाते हैं जो टीचर ने या फैकल्टी ने क्लास में भी पढ़ाए होते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट जरूर याद होना चाहिए. नाउ लेट्स से मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर ऑन द सिक्स्थ क्वेश्चन. log x square minus 1 log 2x square plus 1 log x 6x plus 3 are the first three terms of an arithmetic progression. The sum of the next three terms. अब sum of the next three term उसने मेरे को बोला है, तो मैं कैसे जज करूं, कैसे आइडेंटिफाई करूं, ये मेरे को जानना बहुत जरूरी है. तो मैं सबसे पहले देखता हूं कि जब ये log में तीन टर्म्स हैं, तो what I can do when these terms are in log, तो what is my objective, अगर इनको AP में बोला गया है तो मेरा AP का फॉर्मूला क्या बोलता है, A plus C divided by 2 is equals to B. This is the formula for AP if you are through with it. आया ना, this is the basic formula for solving an arithmetic progression. हाँ या ना. एक और चीज मुझे क्या निकालना है, अगर मैं AP में मानता हूं A B C D E और F, मुझे निकालना है D E F का एडिशन. अब D E F का एडिशन निकालना है, मतलब मुझे आई एम ट्राइंग टू फाइंड द फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ द AP. लुक्स डिफिकल्ट, इनिशियली इट लुक्स डिफिकल्ट, बट मैं कुछ वैल्यूज को देख रहा था तो यहां से 3 कॉमन आ रहा था, तो 3 कॉमन आते ही क्या बचा 2x स्क्वायर प्लस 1, ऐसा कुछ बच गया है, और ये यहां पे भी दिख रहा था मुझे. तो कैन आई से, अगर आप मेरे साथ थोड़ा सा सोचें, तो कैन आई से लाइक दैट कि C माइनस B इज इक्वल्स टू द कॉमन डिफरेंस. कैन आई से लाइक दैट C minus B is the common difference. Third term minus second term will give me the common difference of the AP. तो मुझे कुछ लगा सुंदर इसके अंदर देख के, तो मैंने लिखा log 3 कॉमन लेने के बाद 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस log बेस 3 2x स्क्वायर प्लस 1. अब मैं इसको अगर ब्रेक डाउन करूं तो ये टर्म हो जाएगी log 3 टू द बेस 3 प्लस log 2x स्क्वायर प्लस 1 टू द बेस 3 माइनस log 3 बेस में 2x स्क्वायर प्लस 1. ये कैंसिल आउट हो गई, क्या बचा केवल डिफरेंस की वैल्यू. log 3 टू द बेस 3 वो क्या होती है 1, तो 1 इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीरीज. 1 इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीरीज. अगर ये आप देख पा रहे हैं तो क्वेश्चन में अब कुछ भी नहीं बचा है. नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी माय आंसर, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी ही पड़ती तो व्हाट इज गोइंग टू बी माय आंसर. माय आंसर इज गोइंग टू बी वेरी इजी. आई नो कॉमन डिफरेंस इज व्हाट इन दिस क्वेश्चन, माय कॉमन डिफरेंस इज 1. कॉमन डिफरेंस मेरा क्या आ गया है 1. अब एक और चीज, अगर मैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ही तो आई विल से log x स्क्वायर माइनस 1 प्लस log 3 6x स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू log 3 2x स्क्वायर प्लस 1. तो यहाँ पे क्वेश्चन बन गया है मेरा a प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू b. अब यहाँ से मैं log को थोड़ा एक तरफ लेने की कोशिश कर लेता हूँ. log 3 x स्क्वायर माइनस 1 6x स्क्वायर प्लस 3 एंड ये 2 उधर चले जाएगा तो ये पावर में आ जाएगा log 3 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. कुछ सॉल्व कर लिया है मैंने. log 3 से log 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये ऊपर का 2 है पावर का नहीं है. यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर माइनस 1 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 एंड दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. ये 2 से ये वाला कैंसिल हो गया. यू गॉट दिस इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1. ये इधर लाके माइनस करेंगे तो बचेगा x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू व्हाट 4. तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे लिए, x की वैल्यू इज 2 और आई वुड से प्लस माइनस 2, बट log है इसलिए प्लस 2 ही लेना पड़ेगा.
तो x इज इक्वल टू व्हाट, +2. दिस इज माय वैल्यू. अगर मैं इस थर्ड टर्म में x की वैल्यू क्या डाल देता हूं, 2 डाल देता हूं, तो 2 डालने पे क्या आएगा, 6 × 4. ध्यान से देखिएगा, मुझे पता है मेरा d कितना है, 1 है, और थर्ड टर्म मेरी क्या है, log of 3, 6 × 2 का स्क्वायर +3. So this will become log 6 4 24 plus 3 is what, 27, and that is equal to log 3 की पावर 3 ब्रैकेट में, so that is equal to what, 3. तो मेरी थर्ड टर्म कितनी है, 3 है. तो फोर्थ टर्म क्या होगी, +1. तो फोर्थ टर्म विल बी 4 and fifth term will be 5 and sixth term will be 6. अब मुझे क्या पूछा गया है, तीनों का एडिशन. तो तीनों का एडिशन मिला के कितना हो जाएगा मेरे लिए, द एडिशन ऑफ ऑल थ्री विल बिकम, ऑल दिस एडिशन विल बिकम 15. थोड़ा सा मैंने पहले ही बोला है, लॉग का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर आप पेशेंस के साथ करेंगे तो इन 4 मिनट यू कैन डू दिस क्वेश्चन, बट कंसेप्ट शुड बी क्लियर व्हाट इज हैपनिंग. थोड़ा सा शार्पनेस से दिखना चाहिए कि यहां से कुछ मुझे मिल रहा था. अगर ये दिख जाता है आपको तो क्वेश्चन आपका बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. तो आई एम मेकिंग इट क्लियर कि यू हैव डन दिस क्वेश्चन ऑल्सो. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी. 8 teams take part in the tournament where each team plays against every other team exactly once in a particular year. One team got suspended after playing 3 matches. याद आ रहा है कुछ, कुछ टीम्स है, कितने मैच होंगे, NC2 से आंसर आ जाता है हमारा. हमेशा आपको ध्यान होगा, नंबर ऑफ मैचेस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला जो हम सिखाते हैं वो क्या सिखाते हैं, NC2. अब टोटल टीम कितनी है, 8. लेकिन 8 में से हुआ क्या, जरा सा ट्विस्ट खेला उन्होंने. एक टीम में 3 मैच खेले, हो चली गई, तो बची हुई 7 टीम तो आपस में पूरे मैच खेलेगी, हाँ या ना. तो आई यूज 7C2, और 7C2 क्या होता है, 7 × 6 अपॉन 1 × 2. तो दिस बिकम 7 6 21. तो 7 टीम जब आपस में खेलेगी तो 21 मैच खेलेगी. पर जो एक टीम सस्पेंड हुई है वो ऑलरेडी कितने मैच खेल के गई है, 3 मैच. तो इसके अंदर क्या करना था, +3. तो टोटल मिला के मैच कितने हो गए, 24. Very easy question, very easily doable within a minute if you understand the things very clearly. I would say you should understand the things very clearly. That's all is required. So answer is, for this question, answer is 24. Let's move to the 8th question now. In a polynomial x² plus bx plus 5 leaves a remainder 3 when divided by x minus 1. तो हमें क्या सिखाया गया है बचपन में, इसको 0 रख देते हैं. तो x minus 1 को हमने रखा 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1. तो इस इक्वेशन में 1 डालने से क्या आना चाहिए, 3. तो मेरी पहली इक्वेशन बन गई a × 1 plus b plus 5 is equals to 3. तो आई कैन से a plus b is equals to -2. मेरी पहली इक्वेशन बन चुकी है. और उसने बोला है साथ ही साथ 2 का रिमाइंडर बचता है when you divided by what, x plus 1. तो x plus 1 से जब मैं डिवाइड करता हूं तो इसको 0 रखा, तो x की वैल्यू क्या पुट करनी है मुझे, -1. अब इसमें पुट करते हैं -1 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे भी होल स्क्वायर था, प्लस b, तो b रहेगा +5, एंड दैट गिव्स यू रिमाइंडर ऑफ व्हाट, 2. तो यहां से हमारी अगली इक्वेशन बनती है a plus b is equals to, no, this will become minus, यहाँ पे -1 आएगा, so this will become minus. तो a minus b is equals to -3. Hope I am not making another mistake. Let's check once. x is equals to 1 डालने से ऐसे ही आया है, उसके अंदर -1 डाला तो a minus b plus 5 से -2 हो गया. ठीक है, अभी तक we are doing it correct. अब इसको सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है. 2a is equals to -5. 4a की वैल्यू चाहिए भैया मुझे, तो 4a इज इक्वल टू -10. तो -10 कितना हो गया, +10. 4a की तो वैल्यू आ गई है. अब a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल देते हैं हम. a की वैल्यू आई -5/2, इसमें डाल देता हूँ a की वैल्यू -5/2. तो इफ a plus b is equals to -2 where the value of a is -5/2,
प्लस बी इज इक्वल टू -2, तो b इज इक्वल टू -2 प्लस 5/2, तो दैट इज इक्वलेंट टू 1/2। तो b की वैल्यू 1/2 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2b की वैल्यू 1, तो 1 + 10 माई आंसर वुड बी 11। अगेन इजीली डूएबल क्वेश्चन। देखिए आप, ये भी एक इजीली डूएबल क्वेश्चन था, लास्ट वाला भी बहुत इजीली डूएबल था। तो क्वेश्चंस थे जो कि इजीली सॉल्व हो रहे थे पेपर में, लेकिन जो क्वेश्चन डिफिकल्ट थे उसको देख के हम इतने प्रेशर में आ गए थे कि वी कुड नॉट सॉल्व दी इजी क्वेश्चंस। तो इसलिए ध्यान रखिए, क्वेश्चन सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस काइंड के पेपर में। चलिए, विल मूव टू द नेक्स्ट। मोनिका हु इज 18 years old is 1/3 of her father's age। तो मैं बहुत सिंपल इक्वेशन में लिख देता हूं, मोनिका और उसके फादर का रेशो 1:3 का है, लेकिन मोनिका पता है 18 साल की है, तो मोनिका अगर 18 साल की है तो फादर कितने साल के हो गए, 54 साल के हो गए, 3 गुना है। अब वो बोल रहा है आफ्टर सम इयर्स दे विल बी हाफ ऑफ हर फादर्स एज, तो कैन आई से कुछ साल बाद, मतलब 18 + x मोनिका होगी और उसके फादर होंगे 54 + x, एंड दैट इज द रेशियो विल बिकम 1:2। प्लीज मेक अ नोट, द रेशियो विल बिकम 1:2। इसी क्वेश्चन को हम ऑब्जेक्शन में डालने की बात कर रहे थे, क्योंकि जो करेक्ट आंसर दिया है वो हमारे आंसर से मैच नहीं हो रहा है। आगे हम देखते हैं इसको सॉल्व करने पे। 2 × 18 is 36 प्लस 2x is equals to 54 plus x. So this way we'll get the, sorry to disturb, no problem, there was a call. So 36 is equals to this, so we will solve 2x minus x is equals to what, 18. So in this way we will get the value of x should be 18. Now what they have asked, at what age which she will be half, तो मोनिका की एज निकालनी है, तो मोनिका अभी कितने की है, 18 की, उसमें क्या ऐड करना है, 18 ही, तो 18 + 18 कितना हो जाएगा, 36। क्लियर है मेरी बात, 18 और 18 कितना हो जाएगा, 36। तो राइट आंसर शुड बी 36, बट दे आर क्लेमिंग टू बी आई थिंक सो 54, विच इज नॉट करेक्ट। तो दिस क्वेश्चन शुड गो इन व्हाट, ऑब्जेक्शन। Am I making sense? बहुत इजी क्वेश्चन है, मेरे को नहीं लगता कोई टैंट्रम हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर ज्यादा, तो हमें इसका ऑब्जेक्शन करना चाहिए एंड विल डू इट। 11th क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ln a by b। ln के रूल्स कुछ अलग नहीं होते, ln इज log बेस टू द बेस e होता है, इसको क्या बोलते हैं, ln। तो उसने बोला 21 टर्म का एडिशन निकालना है। अब 21 टर्म का एडिशन निकालने के बाद में वो आ जाएगा ln a to the power m upon b to the power n, मतलब ये लिखा हुआ है ln मतलब log a अपॉन b टू द बेस e प्लस log a अपॉन b की पावर b और हाफ कितना हो गया, 3/2। जब सब प्लस में है तो क्या हो जाएंगे, ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो व्हाट आई गेट इज log a इंटू a कितनी बार, 21 टाइम्स। क्यों, क्योंकि इसने 21 टर्म्स के लिए ही बोला है। और नीचे क्या आ जाएगा डिवाइड में, b इंटू बी की पावर 3/2 प्लस b का स्क्वायर प्लस b की पावर 5/2। अगर इसको मैं पूरी 21 टर्म तक रखता हूं, इफ आई कीप टिल द 21st टर्म, तो लास्ट टर्म विल बी b की पावर व्हाट, आई थिंक सो द लास्ट पावर ऑफ b विल बी 11। तो ये आपने लॉजिकली एक सीक्वेंस बना लिया। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो इस क्वेश्चन में log टू द बेस e, ऊपर आएगा a की पावर 21 और नीचे आपको AP से ऐड करना है। किससे ऐड करना है, AP से ऐड करना है। तो अगर आप AP से ऐड नहीं करना चाहते हो, लास्ट टर्म आप निकाल चुके हो, फर्स्ट टर्म 1 है, तो मैं बोलता हूं लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। तो इफ आई सॉल्व इट, 11 + 1 is 12, 12 divided by 2 is 6 और 6 into 21, तो इट विल बिकम 126। तो नीचे आएगा b की पावर 126। एंड व्हाट दे आर आस्किंग मी, m + n, m की वैल्यू कितनी आ गई मेरी यहां से 21, n की वैल्यू कितनी आ गई 126, दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 147। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल गो फॉर 147 which is mentioned in the paper also, and this is the correct option। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a circle of radius 13 centimeter touches the adjacent side of ABCD of a square। तो मैं पहले एक स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूं यहां पे। Let's I'll create a square like this।
assume it to be a square, or the question is changed, so I'll go like again back. I am making a square like this, and the side of the square is 18 centimeter, but a circle with a radius of 13 centimeter touches it two side. तो मैं देखता हूं यहां पे कहीं 13 यहां पे आएगा और ये 13 यहां पे आएगा, तो ये सर्कल ऐसा बना हुआ है. This is a circle which is touching at 2 points, and these 2 points are called AB पे it is called as M and N on BC, and the circle is intersecting the two sides CD and BA. CD पे कहाँ कर रहा है वो? P पे, और यहाँ कहाँ कर रहा है? ये थोड़ा पॉइंट आएगा इधर Q पे. But they are asking me what is the area of the triangle PMD. PMD. This is P, this is M and this is D. इस ट्रायंगल का एरिया मुझे निकालना है. अब मैं थोड़ा गो थ्रू कर लेता हूं. ये 13 है तो ये कितना होगा? 5 होगा. डू यू अग्री? ये 90 डिग्री क्रॉस कर रही है और ये रेडियस है. तो ध्यान रखिएगा आप, जो मैं आपको बात बता रहा हूं थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा कि यहां से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं ऐसे, और यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं ऐसे, तो ये सेंटर ऑफ द सर्कल होगा. डू यू अग्री? ये क्या होगा? सेंटर ऑफ द सर्कल. अब मुझे इस ट्रायंगल का जब एरिया निकालना है तो व्हाट आई एम रिक्वायर्ड इज हाफ ऑफ डीपी इनटू, ये मान लीजिए मैंने एक सब एक्सटेंशन करा है, एम ओ कर देता हूं इसको, तो दिस इज हाफ डीपी इनटू एम ओ. ये मुझे ट्रायंगल का एरिया दे देगा. डीपी की वैल्यू बदल गई तो निकल जाएगा. और अगर ध्यान से देखूं तो एम भी 13 है तो ओसी भी 13 है, तो ऊपर कितना बचा हुआ है? ये बचा हुआ है आपका 5. तो डीओ मुझे पता है इसमें 5 है. क्या पता है मुझे? डीओ इज 5. अब मुझे केवल पी से ओ का लेंथ निकालना है. तो मैं देख रहा हूं यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, कुछ हो रहा है, तो हाउ कैन आई फाइंड दैट लेंथ? तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा था कि हाउ कैन आई फाइंड दिस लेंथ. अगर आप देखेंगे तो ये भी 13 है, तो ये वाली वैल्यू भी कितनी आ गई? 5 आ गई, पैरेलल टू CNA. इसलिए अब सेंटर से अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो आई नो दिस इज अगेन द रेडियस. तो इस ट्रायंगल में आई ड्रॉ दिस ट्रायंगल बाय दिस. इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए 5 है, 13 है, तो ये वैल्यू कितनी होगी? 12. एंड आई नो दिस इज 5, तो एमओ की वैल्यू कितनी आ गई? 17. तो व्हाट इज द आंसर? हाफ दिस ओएम. ओएम कितना है मेरा? सॉरी, डीपी. तो डीपी कितना है मेरा? डीपी इज नथिंग बट 12 प्लस 5 कितना है? 17. और एमओ ये वाली लेंथ कितनी है? 18. सो 2 से 18 कैंसिल, 9 आ गया. 17 इंटू 9 इज 153. थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप, क्वेश्चन बहुत इजी था, इजीली डूएबल था. थोड़ा बेसिक ऑफ ज्योमेट्री आपको आना चाहिए. अगर बेसिक ऑफ ज्योमेट्री आपकी क्लियर है, कुछ कंस्ट्रक्शन करने में प्रॉब्लम नहीं है, तो ये इजीली सॉल्व हो सकता है. We have already done almost 11 questions in the paper in which we found 2 or 3 questions were difficult. तो 7 क्वेश्चन तो इजीली अटेम्प्टेबल थे. अब हम आगे बढ़ते हैं. बचे हुए क्वेश्चंस के लिए we have to do 4 more questions, and this is the English exam of maths exam were conducted. तो ये जो conducted है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. And separately the class of 120 student. Total students कितने हैं मेरे पास? तो that is equal to what? 120. टोटल स्टूडेंट 120 है. द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट अपीयर फॉर द इंग्लिश एग्जाम, जो इंग्लिश एग्जाम में अपीयर ही नहीं हुए, तो मैं पहले लिखता हूं नॉट अपीयर्ड. नॉट अपीयर्ड इंग्लिश और मैथ्स. द टोटल स्टूडेंट हु डिड नॉट अपीयर फॉर इंग्लिश एग्जाम इज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट अपीयर फॉर मैथ्स. तो अगर मैथ्स में x नहीं आए तो इंग्लिश में कितने नहीं आए? 2x नहीं आए. क्लियर है? मतलब मुझे लगता है मैथ्स में अगर x नहीं आया तो इंग्लिश में कितने नहीं आए? 2x नहीं आए. तो आए कितने होंगे? तो आई कैन राइट आए होंगे 120 माइनस x, और यहां पे आए होंगे 120 माइनस 2x. इतने लोग आए होंगे पेपर देने. द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन मैथ्स एग्जाम. अब क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये अपीयर्ड हो गए. अब हम पास की बात कर रहे हैं. पास की जब बात कर रहे हैं तो उसने बोला है the number of students, यहां से
who passed in maths exam is twice the number of students who appeared but failed the English exam. क्या बोलना चाह रहा है? The number of students who passed the maths exam, तो हम फेल भी लिख देते भैया. तो बोल रहा है इंग्लिश में जितने फेल हुए, फेल कितने हुए? y हुए. तो उससे ज्यादा डबल किस में पास हो गए? मैथ्स में पास हो गए हैं. The number of students who passed in maths exam is twice the number of students who appeared but failed in the English exam. The number of students who passed the English exam. तो इंग्लिश एग्जाम में पास कितने हुए होंगे? 120 माइनस 2x ने अपियर करा, y फेल हो गए, तो मेरी वैल्यू है 120 माइनस 2x माइनस y. ये मेरे है पास इंग्लिश के. The number of English exam is twice the number of students who appeared but failed in maths exam. और मैथ्स में फेल कितने हुए? 120 माइनस x माइनस 2y. अब ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन इंग्लिश एग्जाम इज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड बट फेल्ड इन मैथ्स एग्जाम. तो ये बोल रहा है पास वाले इंग्लिश के, दैट इज 120 माइनस 2x माइनस y इज इक्वल इनटू ट्वाइस ऑफ 120 माइनस x माइनस 2y. ये वाले बच्चे डबल हैं इसके. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, कुछ कुछ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको. तो लेट्स से दिस इज 120 minus 2x minus y and that is equal to 240 minus 2x minus 4y. चलिए सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं आगे इसको, कुछ कुछ करके देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. तो दिस इज गोइंग टू बी 120 minus 2x minus y, 240 minus 2x minus 2y. तो लेट्स कीप इट 240 minus 120 माइनस 2x से माइनस 2x क्या हो गया? कैंसिल हो गया. और y से इधर आगे क्या बच गया? 3y एंड दैट इज इक्वल टू दिस. तो 3y इज इक्वल टू 120. तो y की वैल्यू कितनी आ गई है? 40. और y की वैल्यू अगर 40 आ गई है मेरे पूरे केस के अंदर, तो आई पुट इन द वैल्यूज ऑफ y इज इक्वल टू व्हाट? 40 पुट करता हूँ मैं इसके अंदर. तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है? 40 है. और यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 80 है. और what is that they are asking me? Number of students who, then the number of students who appeared but failed in English exam. तो इंग्लिश एग्जाम में फेल हुए हैं, वो y की वैल्यू पूछ रहा है हमसे. तो आंसर इज 40. थोड़ा सा लैंग्वेज ट्विस्ट एंड टर्न कर रहा है क्वेश्चन, लेकिन आप थोड़ा सा सिंसियरली एक या दो बार पढ़ते हैं तो क्वेश्चन बहुत इजी है. एक इक्वेशन सॉल्व करना थी बस, और कुछ भी सॉल्व नहीं करना था. इक्वेशन फ्रेमिंग में थोड़ा सा काम करेंगे आप तो इक्वेशन को सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा. अर्पिता एंड निकिता वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट असाइन जॉब इन 12 डेज. ये फिर से वो क्वेश्चन है जिसके अंदर शायद मैं अकेला होऊंगा जो बोल रहा है कि आपको इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लेना चाहिए. क्यों लेना चाहिए मैं आपको बताता हूं. अर्पिता और निकिता दो लोग काम कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को. अर्पिता और निकिता दोनों मिलके कितने दिन में काम कर लेते हैं? 12 डेज में. ठीक है. If Arpita works initially to complete 40% of the job and the remaining job is completed by Nikita alone and it takes 24 days complete the job. ये अकेले का टाइम नहीं दिया निकिता का, जिससे कि आंसर आप 40 मार्क कर दो. ध्यान रखना, दोनों ने मिलके 24 दिन लिए हैं. अब वो मुझे नहीं पता कितने दिन लिए कितने दिन नहीं लिए, और दोनों ने मिलके कितने लिए? 24 दिन. तो मैं अर्पिता की एफिशिएंसी को मान लेता हूं कि x है और निकिता की एफिशिएंसी को मान लेता हूं, टोटल मिला के काम इनकी दोनों की मिला के एफिशिएंसी 10 है, तो टोटल मिला के 120 दिन में कर लेंगे. तो निकिता की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 10 माइनस ए ले लो अर्पिता के लिए, क्योंकि अर्पिता का क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो अर्पिता को ही वेरिएबल बना के चल रहे हैं. क्वेश्चन किसका सॉल्व करना है? अर्पिता का. अगर अर्पिता की वैल्यू आ गई मेरे पास में, यहाँ से काम हो जाएगा. बट उसने क्या बोला है? निकिता ने कितना काम करा है? 40%. तो 40% ऑफ 120 कितना होता है? तो 40% ऑफ 120 इज 48. ये काम किसने करा है? निकिता ने. और बचा हुआ काम कितना है? 72. उससे किसने करा है? वो करा है अर्पिता ने. ये निकिता ने करा है, निकिता का करना था. सॉरी, आई विल रीराइट दिस क्वेश्चन अगेन. निकिता को n लेंगे और अर्पिता को 10 माइनस n लेंगे. तो अर्पिता ने कितना काम करा है? 10 माइनस n, क्योंकि निकिता की वैल्यू निकालनी है मुझे अल्टीमेटली. एंड दिस टोटल इज डन इन व्हाट? हाउ मेनी डेज? 24 डेज. बस क्वेश्चन में क्लिक इतना ही है कि इसने 40% करा है, इसने कितना करा है? 60% करा है. तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम हो जाती है मेरे हिसाब से. और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए देखते हैं. तो पहले 24 से कैंसिल कर देता हूं. यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3.
तो 2 इंटू एन प्लस 3 इंटू 10 माइनस एन इज इक्वल्स टू n इंटू 10 माइनस एन। सॉल्व कर रहा हूं इस इक्वेशन को, यहां पे 2n का 2n ही आएगा प्लस 30 माइनस 3n एंड दैट इज इक्वल टू 10n माइनस एन स्क्वायर। अब इसको इधर लाके पॉजिटिव कर लेता हूं, तो एन स्क्वायर पॉजिटिव हो गया है, 2n माइनस 3n और माइनस 10n कितना हो जाएगा, ये माइनस का 11n, और आई एम नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक, आई होप सो, एंड दिस इज प्लस 30 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन सॉल्व करने पे n बहुत जल्दी भी सॉल्व कर सकता हूँ, n माइनस 6 और n माइनस 5 विल बी द फैक्टर्स। तो एक बार n की वैल्यू कितनी आ रही है 6 और एक बार n की वैल्यू कितनी आ रही है 5। तो निकिता को अगर 120 काम करना है और 6 उसकी इफिशिएंसी है, तो 120 बाय 6 दैट इज इक्वल टू 20। आई एम मेकिंग सेंस एंड दिस इज द गिवन करेक्ट आंसर ऑल्सो। बट n की वैल्यू 5 क्यों नहीं हो सकती है, ये मेरा ऑब्जेक्शन का है। जब n आपके लिए 2 वैल्यू दे रहा है तो n की वैल्यू 120 बाय 5 भी तो हो सकती है, एंड दैट विल गिव यू आंसर एज व्हाट 24। तो देयर आर 2 ऑप्शंस पॉसिबल फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन गलत नहीं है, लेकिन देयर आर 2 आंसर पॉसिबल फॉर दिस क्वेश्चन। They are considering only 20 as correct answer, and I am telling you that there are 2 correct options for this question. So what you should do, we should give an objection to this question कि भाई 2 आंसर पॉसिबल है, आप कैसे एक को सही मान सकते हो। ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ता हूं मैं। This kind of question, generally there are so many kind of fundamental used in this question. पर अगर मैं इसको सॉल्व करने की बात करता तो मेरे को पता है एबीसी आर 3 डिस्टिंक्ट, पहले ध्यान रखिएगा क्या दिया हुआ है, there are 3 distinct natural number and all are less than what 100। अब मेरे को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए इस चीज के लिए, कहीं ना कहीं से b की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैं सोचता हूं इसकी भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, एक मॉड्यूलस तो पॉजिटिव आउटपुट ही देगा हमेशा। मैं b की जो भी वैल्यू रखूंगा, b बड़ा होगा तो ये भी बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसकी वैल्यू 1 रख दूं और इसकी वैल्यू क्या रख दूं 99 रख दूं, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा 98। अब मैं चाहता हूं कि इनकी वैल्यूज को कुछ ऐसा पुट करा जाए, तो मैंने लिखा है 1 माइनस बी प्लस बी माइनस 99 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट 98। तो बी की कुछ भी वैल्यू रख दूं मैं इसके अंदर, आई कैन पुट एनी वैल्यू, माय आउटपुट विल बी 98 ओनली। मैं कोई सी वैल्यू रख दूं, बी की क्या होगी वैल्यू 98 ही होगी, ये जो डिफरेंस है वो 98 ही आएगा। ये मैक्सिमम करने की कोशिश करिए, इससे बी मैक्सिमम हो जाएगा, पर बी की कोई सी वैल्यू रखने में मैक्सिमम आ रहा है, एंड आई वांट दैट 99 ही रख सकता हूं, क्योंकि 99 किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू है। तो अगर आप देखेंगे तो बी की वैल्यू शुड बी व्हाट 99 से कम, तो आंसर विल बी 98। और अगर आप एक थ्योरम के थ्रू भी देखते हैं तो इससे मालूम पड़ता है कि ए शुड बी ग्रेटर देन बी एंड शुड बी ग्रेटर देन सी, और सी शुड बी ग्रेटर देन बी और ग्रेटर देन ए, तो बी विल लाई इन बिटवीन। तो B विल लाई इन बिटवीन A और C के, तो अगर मैं A को सबसे बड़ा करता हूं तो 99 हो जाएगा A, तो B विल बी 98, और अगर मैं C को सबसे बड़ा करता हूं तो इट इज 98, तो ऑटोमेटिक 99 हो जाएगा C, तो उस केस में B क्या हो जाएगा 98। तो B की मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज 98। बट आई वुड, माय पर्सनल सजेशन वुड बी कि ट्राई टू लीव दिस क्वेश्चन, अगर आप मल्टीपल इक्वेशंस बना के सॉल्व कर रहे हो उसकी, अगर आप 5 या 6 केस बना के सॉल्व कर रहे हो तो प्लीज लीव दिस क्वेश्चन, यू विल नॉट गेट एनी गुड आउटपुट, आप नहीं कर पाओगे पेपर के अंदर। तो इसलिए अगर लॉजिकल गेस से कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन सोल्यूशन से कर रहे हो तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन। कुछ भी नहीं दिया हुआ है आपको, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक मैट्रिसेस दिया हुआ है, उसका क्यूब निकालना है। हाउ डू वी फाइंड क्यूब ऑफ अ मैट्रिक्स, ये ध्यान रखिएगा आप। यू विल मल्टीप्लाई 2 4 n 1, इसी का मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, किसमें वापस 2 4 n 1। क्या लेते हैं, पहले की रो दूसरे का कॉलम, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या लेते हैं, पहले की रो और दूसरे का कॉलम। 2 2 4 प्लस 4n, फिर लेंगे हम पहले की रो और दूसरा कॉलम, तो 2 इंटू n इज 2n और n इंटू 1 इज प्लस n, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, आई विल रीराइट इट एज 3n। फिर उसके बाद में दूसरा रो पहला कॉलम 8 प्लस 4 और 4 इंटू n प्लस 1,
तो इस 8 प्लस 4 को भी मैंने क्या लिख दिया है, आई विल रीराइट इट एज 8 प्लस 4 इज 12। ये आपका आ गया ए स्क्वायर। इसका किसमें मल्टीप्लाई करना है वापस अपने को, ए में, 2 4 n और 1। वापस 4 प्लस 4n का 2 में, 3n का 4 में, तो 2 प्लस इसका करेंगे तो क्या आएगा 8 प्लस 8n प्लस 12n। और इधर से करता हूं मैं अब इसका सेकंड वाले में, तो यहां से आएगा 4n प्लस 4n स्क्वायर प्लस 3n। 12 का 2 में करेंगे 24, 4n प्लस 1 का 4 में करेंगे तो 16n प्लस 4। बस थोड़ा ध्यान रख के करिए क्योंकि दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। फिर 12 का n में करेंगे तो 12n, और 1 में 4n प्लस 1 का करेंगे तो 4n प्लस 1। अगर इसको मैं थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूं अपने हिसाब से मल्टीप्लाई करने के बाद में, तो 12n प्लस 8n इज 20n प्लस 8, और इधर आ जाएगा मेरा कितना 16n प्लस 28। क्लियर है, आया ना। फिर तीसरा आ रहा है मेरा 4n स्क्वायर प्लस 7n, और फिर ये लास्ट वाला जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है 12 प्लस 6 16n प्लस 1। अब प्रॉब्लम मेरे पास n की वैल्यू नहीं है, n की वैल्यू इससे आएगी। कैसे आएगी, ये पूरा एलिमेंट 27 इंटू 4 के बराबर है, तो आई विल राइट दिस इक्वेशन ओवर हियर 20 प्लस n प्लस 8 इज इक्वल टू 27 इंटू 4 इज 108, तो 20n इज इक्वल टू 100, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब मैं इसके अंदर सबके अंदर 5 डाल देता हूं, तो दिस इज इक्वल टू 108, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे डाला 5 5 5 जा 100, 100 प्लस 135, यहाँ पे डाला 16 5 जा 80, तो यहाँ पे आ गया 108, यहाँ पे डाला 80 प्लस तो 81। लेकिन मुझे पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, पी प्लस क्यू प्लस आर, कब, जब 27 कॉमन है, तो इसमें से 27 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 4 टाइम्स 4 टाइम्स, यहाँ पे आएगा 5 टाइम्स, और यहाँ आएगा 3 टाइम्स। तो मुझे एडिशन किसका चाहिए, दिस इज माई पी, दिस इज माई क्यू, एंड दिस इज आर एंड दिस इज क्यू, तो इन तीनों का एडिशन निकालना है। 3 प्लस 4 प्लस 5, तो आंसर इज 12। थोड़ा सा मेहनती सवाल है लेकिन कर सकते थे क्योंकि बाकी क्वेश्चंस बहुत टफ थे इस पेपर। So I hope I have completed the essay section. Soon we'll have the video for option questions also. And please follow us this channel, and you can have a one-to-one session for IPMAT 26 and 27 from the link given below in the description. And we have our own WhatsApp group where you can post your doubts and get it cleared in free of cost. So please join our group also from the given below link. Thank you.